गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे थे कोवलेंट बॉन्ड की। तो हमने देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी से बनने वाला जो बंध है वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सहसंयोजक यौगिकों के गुण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी भौतिक अवस्था। क्या है? भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था की बात करूं तो बोलता हूं कि सहसंयोजक यौगिक जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यानी ठोस भी होते हैं, द्रव भी होते हैं और गैसियस अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गैसियस अवस्था में तो जो है इसके अणु कैसे होते हैं, पृथक पृथक होते हैं, यानी दूर दूर होते हैं। और द्रव और ठोस अवस्था में जो है इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो संगुणित अवस्था में होते हैं। कैसे होते हैं? संगुणित अवस्था में होते हैं। ठीक है, अब ये संगुणन होता कैसे है? तो संगुणन जो है वो अणुओं के मध्य वांडरवाल बल या हाइड्रोजन बंध के कारण होता है। किसके कारण होता है? अणुओं के मध्य वांडरवाल बल या फिर हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है? संगुणन होता है। और इस संगुणन के कारण जो है वो जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो कैसे होते हैं? या तो द्रव होते हैं या फिर कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, फिर एक और बात ध्यान याद रखना कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का अणुभार बढ़ता है, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैसे वैसे भौतिक अवस्था जो है वो क्या होती रहती है? परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि हम बात करें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, तो फ्लोरीन और क्लोरीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है। और मॉलिक्यूलर वेट कम होने के कारण इसकी जो भौतिक अवस्था जो है वो कैसी होती है? गैसीय होती है। ठीक है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट इन दोनों से थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, तो इसका जो भौतिक अवस्था जो होती है ब्रोमीन की वो कैसी होती है? द्रव। और आयोडीन जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है और इसकी भौतिक अवस्था कैसी होती है? ठोस होती है। यानी कि क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे कोवलेंट कंपाउंड्स की भौतिक अवस्था है वो क्या होती है? परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात करेंगे सहसंयोजक ठोस की। किसकी बात करेंगे? सहसंयोजक ठोस की। तो क्या कहता हूँ कि वे ठोस जिसमें परमाणु जो है वो एक दूसरे से सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़कर और अनंत त्रिविमीय विशाल संरचना, यानी एक विशाल संरचना, और वो भी कैसी? त्रिविमीय संरचना का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? सहसंयोजक ठोस कहलाते हैं। और सहसंयोजक ठोस के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हमने लिखे। हीरा हुआ, ग्रेफाइट हुआ, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ। ठीक है, ये सब क्या है? सहसंयोजक ठोस हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आणविक ठोस की। ठीक है, तो आणविक ठोस जो है वो भी सहसंयोजक यौगिकों का ही एक प्रकार है, जिसमें क्या होता है कि सहसंयोजक बंधों द्वारा पहले तो क्या बनते हैं? पृथक पृथक अणु बनते हैं। यानी कि जो अणु जो होते हैं उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? सहसंयोजक बंध होता है। और ये जो बनने वाले जो अणु हैं इन अणुओं के मध्य क्या होता है? अंतर आणविक आकर्षण बल होता है। और इन अंतर आणविक आकर्षण बल के कारण ये कैसे होते हैं? ठोस रूप में रहते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? ठोस रूप में होते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? आणविक ठोस बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें ठोस I2 की। ठीक है, तो इसमें I2 के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या? अंतर आणविक आकर्षण बल यानी वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से क्या रहते हैं? अट्रैक्ट रहते हैं। और ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं? आणविक ठोस कहलाते हैं। जैसे हम बात करें CO2 के, यानी कि CO2 मॉलिक्यूल के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्या रहते हैं? वांडरवाल फोर्स द्वारा अट्रैक्ट रहते हैं और किसका निर्माण करते हैं? आणविक ठोस का निर्माण करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना एक बात कि ठोस CO2 को ही हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। आगे देखो, आगे हम बात करेंगे सहसंयोजक यौगिकों की चालकता का। ठीक है, तो चालकता की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि अधिकांश सहसंयोजक यौगिक जो है ये विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन
फिर भी कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक क्या स्वतः आयनन के कारण विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं। क्या कर देते हैं? स्वतः आयनन के कारण विद्युत का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। जैसे कि हम बात करें वाटर की या फिर अमोनिया की। किसकी बात करें? अमोनिया की। और ये अमोनिया कैसा हो? द्रव। कैसा हो? द्रव, लिक्विड अमोनिया की। ठीक है, तो हम जानते हैं कि वाटर जो है, वाटर में H2O जो है, H2O जो है वो 2 आयन देता है, एक H+ आयन और एक दूसरा OH- आयन। ठीक है, और इधर दूसरे वाले H2O मॉलिक्यूल के पास में, ऑक्सीजन के पास में क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर प्रेजेंट है। और ये H+ जो है, ये H+ जो है वो कहाँ जाके जुड़ जाता है? इस H2O के पास जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये H2O तो कन्वर्ट हो गया H3O+ में, और ये OH ये रहा। ठीक है, यानी कि H2O जो है वो कैसा होता है? अम्ल की भांति भी व्यवहार करता है और क्षार की भांति भी व्यवहार करता है। यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल तो क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, और ये वाला H2O जो है किसकी भांति व्यवहार कर रहा है? अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। ठीक है, यार ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इनमें क्या हो रहा है? H2O में क्या हो रहा है? स्वतः आयनन हो रहा है। क्या हो रहा है? स्वतः आयनन। और स्वतः आयनन के कारण ये क्या बना लेते हैं? आयन बना लेते हैं। एक तो धनायन बना लिया और दूसरा क्या बना लिया? ऋण आयन बना लिया। ऐसे ही सेम अमोनिया में, अमोनिया 2 मॉलिक्यूल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक NH2- और दूसरा H+, और ये H+ जाके जुड़ जाता है किसके पास? अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल के पास। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास में क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? अमोनियम आयन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? अमोनियम आयन। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हुआ? स्वतः आयनन के कारण। और ये क्या करते हैं? स्वतः आयनन के कारण क्या करते हैं? ये विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्त आयन बन जाते हैं, फ्री आयन बन जाते हैं, और ये फ्री आयन किसका प्रवाह करते हैं? विद्युत का प्रवाह करते हैं। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं सहसंयोजक यौगिक, जो क्या होते हैं? सहसंयोजक यौगिक होते हैं, और उनमें स्वतः आयनन भी नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी किसकी तरह व्यवहार करते हैं? कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। जिसमें कि हम बात करते हैं ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, ऐसे हम बात करें HCl के जलीय विलयन की, ये भी क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं समावयवता की, आइसोमेरिज्म की। तो सहसंयोजक बंध जो है, सहसंयोजक बंध है, ये दृढ़ यानी हार्ड, और क्या होते हैं? दिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? दिशात्मक होते हैं। अतः ये क्या दर्शाते हैं? समावयवता दर्शाते हैं। जैसे कि हम बात करें कार्बनिक यौगिकों की। किसकी बात करें? कार्बनिक यौगिकों की। ठीक है, और अगर इनकी अभिक्रिया की हम बात करें, तो अभिक्रिया की हम बात करेंगे तो क्या करें कि सहसंयोजक यौगिक जो है वो धीमे अभिक्रिया देते हैं। इनकी अभिक्रिया कैसी होती है? धीमी होती है। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है? पहले पुराने बंध टूटते हैं और फिर उसके बाद नए बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो पुराने बंध के टूटने और नए बंध के बनने में क्या लगता है? समय लगता है, और इसी कारण ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं? धीमी होती है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, तो संयोजकता बंध सिद्धांत की बात करें तो हम बोलते हैं इसका प्रतिपादन जो है वो तो किसने किया? हिटलर एवं लंदन ने। किसने किया? हिटलर एवं लंदन ने। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है इसका किया पॉलिंग एवं स्लेटर ने। किसने किया? पॉलिंग एवं स्लेटर ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, मुख्य बिंदुओं की। और मुख्य बिंदुओं में सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि सहसंयोजक बंध निर्माण में 2 परमाणु के अर्धपूरित संयोजी कक्षकों के मध्य क्या होता है? अतिव्यापन होता है। क्या कहता हूँ? सहसंयोजक बंध निर्माण के लिए 2
परमाणुओं के अर्धपूरित संयोजी कक्षकों के मध्य अतिव्यापन होता है। क्या होता है? अतिव्यापन होता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा हूं? दूसरा कह रहा हूं कि ये जो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक हैं, क्या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले जो कक्षक हैं, ये एक दूसरे के पास पास आते हैं। क्या आते हैं? पास पास आते हैं। और इन कक्षकों के मध्य क्या होता है? अतिव्यापन होता है। लेकिन क्या कहता हूँ कि ये दोनों जो एटम्स हैं, ये दोनों एटम्स इस तरीके से पास आते हैं एक दूसरे के पास में कि अतिव्यापन क्या हो? मैक्सिमम हो सके। क्या हो सके? मैक्सिमम हो सके। ठीक है। यानी क्या लिखूं? दोनों परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक एक ऐसी दिशा से एक दूसरे के पास आते हैं कि इन कक्षकों का परस्पर अतिव्यापन अधिकतम हो। क्या हो? अधिकतम हो। दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक एक ऐसी दिशा से एक दूसरे के पास आते हैं कि इन कक्षकों का परस्पर अतिव्यापन क्या हो? अधिकतम हो। ठीक है। तीसरा क्या बोलता हूँ कि सहसंयोजक बंध जो हैं, इनमें दिशात्मक गुण होते हैं। क्या कहता हूँ? सहसंयोजक बंध में दिशात्मक गुण होते हैं। ठीक है। और इनके बंध सामर्थ्य की अगर मैं बात करूं, रासायनिक बंध का सामर्थ्य हम देखें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अतिव्यापन की मात्रा के। किसके? अतिव्यापन की मात्रा। ठीक है। अब ये अतिव्यापन की जो मात्रा है, ये जो है 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कितने फैक्टर्स पर? 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो कक्षकों की प्रकृति पर, और दूसरा जो है अतिव्यापन की प्रकृति पर। ठीक है। अतिव्यापन की मात्रा किस पर डिपेंड करती है? 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। एक तो कक्षकों की प्रकृति पर और दूसरा करती है अतिव्यापन की प्रकृति पर। ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं हम कक्षकों की प्रकृति पर। कक्षकों की प्रकृति पर, कक्षकों की प्रकृति पर हम क्या कहते हैं कि जो पी डी एवं एफ कक्षक जो होते हैं,
पी डी और एफ कक्षक जो होते हैं ये दिशात्मक होते हैं। क्या होते हैं? दिशात्मक। और जो दिशात्मक होते हैं उनके बीच अतिव्यापन जो होता है वो अधिकतम होता है। कैसा होता है? अतिव्यापन अधिकतम होता है। अतिव्यापन अधिकतम। और एस कक्षक जो होते हैं अदिशात्मक होते हैं। कैसे होते हैं? अदिशात्मक। और इनके बीच में अतिव्यापन जो होता है वो कैसा होता है? न्यूनतम होता है। न्यूनतम अतिव्यापन होता है। दूसरा हम बात करें अतिव्यापन की प्रकृति पर, तो मैं बोलता हूँ कि अतिव्यापन जो है दो प्रकार का होता है। एक तो समाक्षीय अतिव्यापन, एक तो कैसा होता है? समाक्षीय अतिव्यापन। और दूसरा होता है समपार्श्विक अतिव्यापन। अतिव्यापन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो समाक्षीय अतिव्यापन और एक समपार्श्विक अतिव्यापन। समाक्षीय अतिव्यापन जो होता है इसमें अधिकतम अतिव्यापन होता है। क्या होता है? अधिकतम अतिव्यापन। और समपार्श्वीय जो अतिव्यापन होता है इसमें न्यूनतम अतिव्यापन होता है। कितना होता है? न्यूनतम अतिव्यापन। ठीक है। देखो, जैसे कि मैं बात करूं, ये कोई एस कक्षक है और ये कोई दूसरा एस कक्षक है, और इन दोनों के बीच में अगर मैं अतिव्यापन करवाऊं तो मैं क्या कह रहा हूं? ये अतिव्यापन हुआ एस एस अतिव्यापन। ये अतिव्यापन है, ये समाक्षीय अतिव्यापन है। कौन सा है? समाक्षीय अतिव्यापन। ऐसे ही बात करें हम एक एस और एक पी की, तो इनके बीच में ये जो अतिव्यापन है एस पी अतिव्यापन, ये भी कैसा है? समाक्षीय। ऐसे ही मैं बात करूं पी और पी के बीच अतिव्यापन, तो ये पी पी अतिव्यापन ये भी कैसा है? समाक्षीय अतिव्यापन है। ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि समाक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होता है? सिग्मा बंध। कैसा होता है? सिग्मा बंध। ये सिग्मा बंध है, ये भी कौन सा बंध है? सिग्मा बंध। ठीक है। और ये भी कैसा है? ये वाला सिग्मा बंध। ठीक है, ध्यान रखना समाक्षीय अतिव्यापन से बनने वाला बंध क्या होता है? सिग्मा बंध। ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं समपार्श्वीय अतिव्यापन की। समपार्श्विक अतिव्यापन। तो समपार्श्विक अतिव्यापन कुछ इस तरीके से होता है, ये कोई पी मॉलिक्यूल और ये कोई दूसरा पी मॉलिक्यूल, और इन दोनों के बीच में क्या होता है?
अतिव्यापन। क्या होता है? इन दोनों के बीच में अतिव्यापन होता है। तो ये अतिव्यापन जो है कुछ इस तरीके से होता है। एक तो ये लोब बन गई और एक ये लोब बन गई। ठीक है, तो ये होता है समपार्श्वीय अतिव्यापन, यानी दोनों के बीच में। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये हुआ। इसको बोलते हैं पाई बंद। इसको क्या बोलते हैं? पाई बंद। इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। ये क्या हो गया? दोनों के बीच पाई बंद। ठीक है, तो ये हुआ समाक्षीय अतिव्यापन और समपार्श्वीय अतिव्यापन। ठीक है, अब देखो, अगर इनकी बंद सामर्थ्य की हम बात करें, समाक्षीय अतिव्यापन के, समाक्षीय अतिव्यापन के बंध सामर्थ्य के क्रम की अगर बात करें, तो मैं बोलता हूँ सबसे ज़्यादा पी के बीच में, सेकंड SP और सबसे कम SS के बीच में होता है। यानी कि पी कक्षक के बीच में होने वाला अतिव्यापन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद SP और फिर सबसे कम SS। फिर एक बात याद रखना कि n का मान बढ़ने के साथ बंध सामर्थ्य घटता है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी, बंध सामर्थ्य क्या होगा? घटेगा। यानी 1 और 1 के बीच होने वाला अतिव्यापन सबसे ज़्यादा, यानी 1s और 1s के बीच में, 1 और 2 के बीच उससे थोड़ा कम, फिर 2 के बीच में, फिर 2 3 3 3, ऐसे चलते रहो। ठीक है, यानी कि n का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, बंध सामर्थ्य क्या होगा? घटेगा। ठीक है, और यदि n का मान समान है, क्या है? n का मान समान है, तो सबसे ज़्यादा, जैसे कि अगर मैं मान लूँ इफ़ n इज इक्वल टू 2, तो 2p अतिव्यापन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर 2p सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और फिर 2p सबसे ज़्यादा, फिर 2p उससे कम, और 2s सबसे कम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे बनने वाले बंध। कल हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध और पाई बंध कैसे बनते हैं और उनके बंध सामर्थ्य का क्रम। ठीक है, आज के लिए इतना ही।